हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। रुक कर लेते हैं फटाफट खबरों का। दिल्ली में 26 जनवरी को हुई हिंसा के मामले में गिरफ्तार दीप सिद्धू और इकबाल सिंह को आज क्राइम ब्रांच की टीम चाणक्यपुर से लाल किला लेकर पहुंच रही है। यहां पर गणतंत्र दिवस वाले दिन हुई घटना के सीन को रिक्रिएट किया जाएगा। आपको बता दें कि पूछताछ के दौरान दीप सिद्धू ने दावा किया कि वो भावुक होकर किसानों के साथ जुड़ गया था। हालांकि पूछताछ में सिद्धू ने साफ किया कि उसका जुड़ाव किसी कट्टरपंथी संगठन से नहीं है, लेकिन वो तोड़फोड़ वाली विचारधारा में विश्वास करता है। पूछताछ में दीप सिद्धू ने बताया था कि उसे शक था कि सरकार के साथ बातचीत में और दिल्ली पुलिस के साथ ट्रैक्टर रैली के दौरान किसान नेता नरम हो रहे थे। लॉकडाउन के दौरान और बाद में दीप सिद्धू को कोई काम नहीं मिला था और अगस्त में जब किसान आंदोलन पंजाब में शुरू हुआ तो वो इसके प्रति आकर्षित हो गया था। कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन 80वें दिन भी जारी है। किसान 14 फरवरी को देश भर में कैंडल मार्च निकालेंगे। इसी के साथ 18 फरवरी को देश भर में किसान रेल रोको आंदोलन चलाएंगे। किसान आंदोलन के तहत हरियाणा भर में किसान महापंचायतें करने में जुटे भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत 18 फरवरी को फतेहाबाद और हिसार जिले सहित राजस्थान के सीमावर्ती इलाकों की महापंचायत में शिरकत करेंगे। ये महापंचायत हिसार के बालसमंद में दोपहर 2 बजे होगी, जिसमें फतेहाबाद जिले की तीनों विधानसभाओं हलकों के अलावा हिसार, लोहारू, आदमपुर, बालसमंद और सिवानी, एलनाबाद, भादरा, नोहर, राजगढ़ क्षेत्र के हजारों किसान हिस्सा लेंगे। ये जानकारी संयुक्त किसान मोर्चा के सदस्य और न्याय पक्ष संगठन के अध्यक्ष रणदीप लोहचब ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कही। उन्होंने कहा कि इस महापंचायत को लेकर हिसार, फतेहाबाद जिले के किसानों में भारी उत्साह है। उन्होंने बताया कि प्रदेश भर में राकेश टिकैत महापंचायतें कर रहे हैं। 18 फरवरी को ही वो खरगपुनिया में नारनौद, बास, हांसी, बरवाला, उकलाना, उचाना और नरवाना के किसानों को भी संबोधित करेंगे। उन्होंने दावा किया कि बालसमंद में होने वाली किसान महापंचायत अब तक हुई सभी किसान पंचायतों से बड़ी होगी, क्योंकि इसमें हरियाणा ही नहीं राजस्थान के भी कई हलकों के किसान हिस्सा लेंगे। उन्होंने कहा कि अब तक सरकार कहती रही है कि ये पंजाब का आंदोलन है, फिर जब हरियाणा खड़ा हुआ तो माना गया कि हरियाणा भी इस आंदोलन में है, लेकिन इस महापंचायत में किसान दिखा देंगे कि राजस्थान भी इस आंदोलन में शामिल है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बजट को लेकर बैठकों का सिलसिला शुरू कर दिया। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री ने शुक्रवार रात दिल्ली में हरियाणा के सांसदों के साथ एक बैठक की और केंद्रीय राज्य मंत्री रतनलाल कटारिया के निवास पर हुई बैठक में प्रदेश के लोकसभा और राज्यसभा सांसद शामिल हुए। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ और हरियाणा बीजेपी के सह प्रभारी अन्नपूर्णा देवी भी मौजूद रहीं। मुख्यमंत्री ने वित्त मंत्री होने के नाते प्रदेश के सभी सांसदों से बजट को लेकर सुझाव मांगे। उन्होंने कहा कि जनहितकारी बजट बनाने के लिए सभी अपने अपने उत्तम सुझाव दें। बैठक के बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बताया कि वो प्रदेश के हित और उन्नति के लिए जनहितकारी बजट लाना चाहते हैं, जिसके लिए सभी सांसदों से सुझाव मांगे गए। उन्होंने कहा कि बजट में हर क्षेत्र के विकास के लिए विशेष पहल की जाएगी। कृषि कानून पर जारी घमासान पर उन्होंने कहा कि कृषि कानून पर अब कोई नया विकल्प नहीं हो सकता, क्योंकि केंद्र सरकार ने किसानों के हितों में ध्यान रखकर ही कृषि कानून बनाए हैं। बावजूद इसके सरकार ने कहा कि अगर इसमें बदलाव की जरूरत पड़ी तो वो इसके लिए तैयार है। प्रदेश में पंचायतों का कार्यकाल खत्म होने पर प्रशासनिक आदेश जारी किए गए। विकास और पंचायत विभाग की ओर से जारी इस आदेश में पंचायतों, जिला परिषदों और ब्लॉक समितियों का कार्यकाल 23 फरवरी को पूरा हो रहा है। माना जा रहा था कि 24 फरवरी तक हरियाणा में पंचायत चुनाव हो जाएंगे। हालांकि पंचायत चुनावों की घोषणा अभी नहीं हुई है। हरियाणा में पंचायतों का कार्यकाल 23 फरवरी को खत्म हो रहा है, जिसके बाद पंचायतों को भंग माना जाएगा। हालांकि सूबे में अभी पंचायती चुनाव की घोषणा नहीं हुई। सरकार की तरफ से पंचायतों का कार्यकाल खत्म होने के आदेश जारी किए गए हैं। आदेशों के तहत
23 फरवरी के बाद प्रदेश में पंचायतों, जिला परिषदों और ब्लॉक समितियों पर प्रशासकों की नियुक्तियों के आदेश लागू होंगे। आदेशों के तहत ब्लॉक डेवलपमेंट एंड पंचायत ऑफिसर प्रशासक होंगे, वहीं सब डिविजनल ऑफिसर्स अपने अंतर्गत आने वाली पंचायत समितियों और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अपने अंतर्गत पड़ने वाली जिला परिषदों का काम देखेंगे। विकास और पंचायत विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव ने ये आदेश जारी किए हैं। प्रदेश में एक बार फिर से मौसम का मिजाज बदला है और शनिवार सुबह एक बार फिर लोगों को घने कोहरे का सामना करना पड़ा। इसी के साथ विजिबिलिटी भी काफी हद तक कम दर्ज की गई है और इस दौरान सुबह के समय ऑफिस जाने वाले लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। गुरुग्राम में घने कोहरे के कारण वाहनों की रफ्तार धीमी नजर आई, वहीं सोनीपत में भी कोहरे की घनी चादर देखने को मिली। कई दिनों से मौसम गर्म रहने के बाद शनिवार सुबह अचानक कोहरे ने दस्तक दी। इसी के साथ तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई। प्रदेश में शनिवार का दिन घने कोहरे और ठंड के साथ शुरू हुआ। कोहरा इतना ज्यादा था कि विजिबिलिटी कम होने से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। इसके साथ घने कोहरे ने अपना कहर भी दिखाया। धुंध की वजह से जींद रोहतक रोड पर रोडवेज की बस और ट्रक के बीच जोरदार टक्कर हुई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि हादसे में 20 लोग घायल हो गए। हादसे में गंभीर रूप से घायल बस चालक को पीजीआई रोहतक भर्ती कराया गया। गोहाना में भी कोहरे का कहर देखने को मिला। यहां कोहरे की वजह से गोहाना के गांव मंडलाना के पास आधा दर्जन गाड़ियां एक दूसरे से टकरा गई। हादसा गोहाना पानीपत हाईवे पर हुआ। हादसे में कई लोगों के घायल होने की खबर है। हादसे के बाद हाईवे पर जाम की स्थिति बन गई, जिसे पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद खुलवाया। बहादुरगढ़ में पुलिस कस्टडी के दौरान एक युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला सामने है। दरअसल युवक को सीआईए टीम ने चोरी के आरोप में गिरफ्तार किया था। इस दौरान युवक ने जेल में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतक की पहचान नया गांव निवासी दीपक के रूप में हुई है। मृतक के परिजनों ने पुलिस पर दीपक को प्रताड़ित करने का आरोप लगाया। परिजनों का कहना है कि जब तक दीपक के दोषी पकड़े नहीं जाते, वो दीपक का अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। परिजनों का कहना है कि पुलिस ने साजिश के चलते दीपक की हत्या की है। फिलहाल पुलिस इस मामले में कुछ भी कहने से इनकार कर रही है। रेवाड़ी में पिछले एक सप्ताह में हत्या और गैंगरेप जैसी वारदातों का डीएसपी अमित कुमार ने खुलासा किया। रेवाड़ी पुलिस ने सभी वारदातों को चंद घंटों में सुलझा लिया। डीएसपी अमित कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर वारदातों का खुलासा किया। सभी वारदातों में शामिल आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। पुलिस ने सभी आरोपियों को कोर्ट में पेश कर रिमांड पर लिया। डीएसपी अमित ने बताया कि 13 जनवरी, 5 फरवरी, 10 फरवरी और 12 फरवरी को हुई वारदात में सभी आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। रेवाड़ी में बढ़ते आवारा पशुओं के कारण 4 लोगों की मौत हो गई। लगातार शहर में बढ़ते आवारा पशुओं के बाद लोगों का रोष प्रशासन पर फूटने लगा। लोगों के गुस्से को देखते हुए प्रशासन की ओर से आनन फानन में जयपुर की एक एजेंसी को पशुओं को पकड़ने का ठेका दिया गया। नगर परिषद और एजेंसी के बीच तय हुआ कि प्रत्येक पशु को पकड़ने पर एजेंसी को 1600 रुपए दिए जाएंगे। नगर परिषद की रिकॉर्ड की माने तो शहर में एजेंसी ने 1300 आवारा पशु पकड़े हैं। इसके बावजूद भी शहर की तस्वीर आवारा पशु मुक्त नहीं हुई। भिवानी में पुलिस ने चाचा के हत्यारे 2 भतीजों को गिरफ्तार किया। दरअसल अपने खेत के पास ट्यूबवेल लगाने को लेकर विवाद हुआ और ये विवाद इतना बढ़ गया कि भतीजों ने चाचा को लाठी डंडों से पीट कर मौत के घाट उतार दिया। रिश्तों को शर्मसार कर देने वाला खूनी खेल भिवानी के गांव दिनोद में खेला गया था, जहां एक ही परिवार के 2 गुटों में ट्यूबवेल लगाने को लेकर विवाद हुआ। विवाद इतना बढ़ गया कि 48 साल के राजकुमार को इसकी कीमत अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। बहरहाल वारदात के बाद फरार 2 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। हरियाणा सरकार रिटायर्ड टीचर्स की भर्ती करेगी। 11वीं 12वीं के छात्रों का सिलेबस पूरा कराने के लिए ये भर्तियां कॉन्ट्रैक्ट पर होंगी। रिटायर्ड टीचर्स की भर्ती 30 अप्रैल तक नियुक्ति के आदेश जारी किए गए। उत्तर भारत में शुक्रवार को भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। रात 10:30 बजे आए भूकंप से दिल्ली एनसीआर थर्रा गया। भूकंप का असर हरियाणा, राजस्थान, जम्मू कश्मीर में देखने को मिला। हरियाणा के जींद और अंबाला में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए।
भूकंप का केंद्र तजाकिस्तान था, जहां रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 6.3 मापी गई। भूकंप की तीव्रता ज्यादा थी, लेकिन भूकंप के केंद्र से पता चलता है कि किसी बड़े नुकसान की आशंका नहीं है। बड़े भूकंप के बाद आफ्टर शॉक की स्थिति रहती है, लेकिन उसकी तीव्रता कम होती है। प्रदेश में कोरोना के आंकड़ों में लगातार गिरावट जारी है। बीते 24 घंटे में 104 नए मरीजों की पुष्टि हुई। गुरुग्राम में 29, फरीदाबाद में 13 नए मामले सामने आए। वहीं पंचकुला में 12, यमुनानगर में 11 नए केस देखने को मिले। प्रदेश में अब तक 3035 मरीजों की मौत के मामले सामने आए हैं। हरियाणा में कुल 2,68,887 केस अब तक सामने आ चुके हैं। वहीं एक दिन में 114 मरीजों ने कोरोना को मात दी। इसी के साथ अब तक 2,65,000 से ज्यादा मरीज इस महामारी से ठीक भी हो चुके हैं। कलानौर के लाहली गांव में ग्रामीणों ने जलघर में धरना दिया। पीने के पानी की समस्या को लेकर ग्रामीण कई दिनों से परेशान हैं, जिसके बाद ग्रामीणों ने जलघर में धरना दिया। लोगों का कहना है कि गांव में खारे पानी की सप्लाई दी जा रही है। ग्रामीणों का कहना है कि खारे पानी से कई बीमारियां हो रही हैं। कई बार शिकायत के बावजूद स्वास्थ्य विभाग भी इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। गृह मंत्री अनिल विज के भाई और डीआईजी अशोक कुमार के बीच में हुए विवाद का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। इसी सिलसिले में करनाल में रोड समाज के लोगों ने डीआईजी अशोक कुमार के समर्थन में रैली निकाली। इस दौरान डीआईजी के समर्थन में जिला सचिवालय में सीएम के नाम ज्ञापन भी सौंपा गया। रैली में शामिल होने वाले लोगों ने सरकार द्वारा सस्पेंड किए गए डीआईजी अशोक कुमार को तुरंत बहाल करने और उनके खिलाफ हुई एफआईआर को कैंसिल करने की मांग की। पानीपत में एक आशा वर्कर की मौत के बाद उसके परिजनों ने जमकर हंगामा किया। परिजनों का कहना है कि महिला पिछले 5 सालों से पीएचसी गांव सिक में कार्यरत थी। आशा वर्कर को अहर गांव में कोरोना वैक्सीन दी गई थी, जिसके बाद उसकी तबियत बिगड़ने लगी थी। तबियत बिगड़ने के बाद उसे निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे दूसरे अस्पताल में रेफर कर दिया। इस बीच इलाज के दौरान आशा वर्कर की मौत हो गई। टोहाना के दमकोरा रोड पर स्थित गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल में खंड शिक्षा अधिकारी ने औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कक्षाओं, प्रयोगशाला और पुस्तकालय में जाकर स्थिति को जांचा। वहीं शिक्षकों और अन्य कर्मचारियों को उचित दिशा निर्देश जारी किए। खंड शिक्षा अधिकारी मुकेश शर्मा ने कहा कि कोरोना काल के बाद अब ऑफलाइन पढ़ाई फिर से सरकारी स्कूलों में शुरू हो रही है। ऐसे में सरकारी स्कूल के सामने चुनौतियां भी हैं, क्योंकि लंबे समय के बाद स्कूल में ऑफलाइन पढ़ाई करवाई जा रही है। ऐसे में सभी विद्यार्थी, शिक्षकों और अभिभावकों को मिलकर बेहतर परिणाम देने के लिए खुद को तैयार करना होगा। जींद में सड़क के बीचों बीच एक ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, जिसको हटाने की मांग की जा रही है, लेकिन अब तक प्रशासन की तरफ ट्रांसफार्मर को नहीं हटाया गया, जिसको लेकर 14 फरवरी को स्थानीय लोगों ने एक दिन की भूख हड़ताल का ऐलान किया। स्थानीय निवासी का कहना है कि सड़क के बीचों बीच एक ट्रांसफार्मर है, जिससे लोगों को परेशानी हो रही है। जींद के डीसी डॉक्टर आदित्य दहिया ने कहा कि इस मामले में नगर परिषद और बिजली विभाग में समन्वय की कमी थी। दोनों विभागों की बैठक बुलाकर जल्द समाधान निकाला जाएगा। अंबाला में रेलवे यूनियन के लोगों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। यूनियन नेता अजय गौर ने बताया कि यह प्रदर्शन अपनी मांगों को लेकर है, जिसमें कर्मचारी जो रेलवे में अपना परीक्षण पूरा कर चुके हैं, लेकिन उनकी नियुक्ति नहीं दी जा रही है। जबकि भारतीय रेलवे में कर्मचारियों की भारी कमी है और सभी कमेटियों में लाखों पद रिक्त पड़े हैं। उन्होंने कहा कि इस कारण एक तरफ तो कार्य कर्मचारियों पर काम का दबाव बढ़ रहा है, वहीं दूसरी तरफ परीक्षण ले चुके कर्मचारियों द्वारा लाभ नहीं लिया जा रहा है। अंबाला निगम से निकाले गए कर्मचारियों ने शुक्रवार से निगम परिसर में ही धरना शुरू किया। निगम प्रशासन ने 16 आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को इसी साल 1 जनवरी से नौकरी पर निकाल दिया था, जिसके खिलाफ निकाले गए सभी कर्मचारियों ने निगम आयुक्त के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया और नौकरी बहाली की मांग की। लोगों ने कहा कि अगर उनकी मांग नहीं मानी गई तो वो भूख हड़ताल करेंगे। नौकरी से निकाले गए कर्मियों ने बताया कि 10 से 12 सालों से यहां नौकरी कर रहे थे, लेकिन अचानक नौकरी से निकालने का फरमान जारी किया गया। सिरसा में शुक्रवार को सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन यानी सीटू के आह्वान पर किसान, मजदूर और कर्मचारियों ने डिप्टी सीएम के आवास का घेराव का प्रयास किया। हालांकि बरनाला रोड स्थित बाल भवन के नजदीक ही पुलिस बल ने प्रदर्शनकारियों को रोक लिया, जहां एसडीएम जयवीर यादव ने प्रदर्शनकारियों से ज्ञापन लिया।